आज का लेसन 3 में जो टॉपिक है, बालकों में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों की समझ। ये है आज का टॉपिक। बच्चों का मन एवं मस्तिष्क अत्यंत कोमल होता है। उन पर किसी बात का प्रभाव बड़े शीघ्रता से पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि जब हम ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों की समझ बच्चों में विकसित कर रहे हों तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, शिक्षक की भाषा में सरलता एवं मधुरता होनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षक की ध्वनियाँ स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करे तथा छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के लिए प्रेरित करें। नंबर 4, शब्दों एवं वाक्यों में आए हुए विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ाना एवं लिखाना चाहिए। नंबर 5, ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करते समय स्वर एवं उनके उतार चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, भाषा का उच्चारण करते समय यह ध्यान दिया जाए कि लोक भाषा में उच्चारण का प्रभाव न पड़ने पाए। गद्य पद में प्रयुक्त शब्द एवं उनको समझना। भाषाओं का रूप एवं ग्राम्य अध्ययन रूप विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। इसमें भाषा के रूपों का अध्ययन किया जाता है और अर्थ एवं वितरण के आधार पर रूप, ग्राम एवं स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। जिस प्रकार ध्वनि विज्ञान में ध्वनि, ग्राम एवं समध्वनियों का वर्णन किया जाता है, प्रसिद्ध भाषा शास्त्री रॉबर्ट लाडो के अनुसार ध्वनि विज्ञान रूप, ग्रामों को पहचानता है, वर्गीकरण करता है व वर्णन करता है। संबद्धता के भेदों का जिनसे किसी भाषा के शब्दों का निर्माण होता है, रूप या पद के अवयव या घटक हैं जिनसे वाक्य बनता है। भाषा या वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाई को रूप, ग्राम शब्द कहते हैं। उसके पुस्तकालय की पुस्तकों की गिनती की जाए, वाक्य में 8 पद या रूप हैं जिन्हें सामान्य भाषा में शब्द कहते हैं, किंतु रूप, ग्राम 13 हैं। उसके पुस्तकालय की पुस्तकों की गिनती की जाएगी। ये रूप, ग्राम वाक्य की लघुत्तम सार्थक इकाइयाँ हैं। इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इन रूपों में सभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ तो छोटे से छोटे टुकड़े हैं, उन्हें और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मैं घर को गहरे घर छोटे खंडों में विभाजित तो किया जा सकता है, किंतु दोनों खंड सार्थक नहीं होंगे। विशेषतः इस विषय में रॉबर्ट लाडो ने रूप, ग्राम की परिभाषा देते हुए शब्द एवं रूप, ग्राम का अर्थ स्पष्ट किया है। प्रत्यय, उपसर्ग एवं धातु से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है। अभिव्यक्ति की लघुत्तम सार्थक इकाई रूप, ग्राम कहलाती है। अंग्रेजी शब्द बुक्स में 2 रूप, ग्राम हैं, बुक और एस। बुक रूप, ग्राम भी है और शब्द भी है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की लघुत्तम सार्थक इकाई है जिसका संबंध बुक के अर्थ से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में एस का संबंध बहुवचन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी रूप, ग्राम है। बुक एक शब्द है क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकता है, किंतु प्रत्यय एस रूप, ग्राम है, शब्द नहीं, क्योंकि यह शब्द का अंग मात्र है। शब्द का अर्थ एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक या अनेक वर्णों के सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्द के भेद कई आधार पर किए जा सकते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर, अर्थ तत्व एवं संबंध के तत्व के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, खंडीकरण के आधार पर, रूपांतर प्रयोग के आधार पर, इतिहास उत्पत्ति के आधार पर एवं द्विरूपति के आधार पर। अर्थ के आधार पर रूप, ग्राम के 2 भेद होते हैं। संयुक्त रूप ग्राम में अर्थ तत्व केवल एक होता है, जैसे उसके सफाई आदि। मिश्रित रूप ग्राम में एक से अधिक अर्थ तत्व होते हैं, जैसे रसोई घर। अर्थ के आधार पर रूप, ग्राम के अन्य भेद भी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे खाना, पीना आदि। निरर्थक शब्द। जिस शब्द का कोई उद्देश्य तथा अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी के साथ वानी, चाय के साथ वाय। निरर्थक शब्द है, कहते हैं पानी वानी, चाय वाय।
तो उनका कोई अर्थ नहीं है। एकार्थी शब्द ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे पुस्तक, घर, गाय आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों में से एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, जैसे अतिथि, साधु, मेहमान, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, समाचार पत्र आदि। समानार्थी शब्द जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, जैसे अनुसार, अनुरूप, अनुस्वार, अभ्यस्त होना आदि। समान प्रतीत होने वाले शब्द वे शब्द जो प्रतीक अर्थ रखने वाले होते हैं, वह थोड़ी सी भिन्नता से उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, जैसे अनल, अनिल। तो अनिल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होगा वायु। योग, योग का मतलब होता है जोड़, अरे योग, योग मतलब होता है मिलान। राज, राज्य, राज्य का मतलब होता है रहस्य, क्या राज है, क्या रहस्य है। राज्य का मतलब प्रदेश। भाग्य, भाग, भाग्य माने किस्मत और भाग माने हिस्सा। पर्यायवाची शब्द ये शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आकाश, आकाश का शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष आदि। अलिंद, भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद आदि। आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नैन, दृग आदि। विलोम शब्द जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे शब्द और विलोम में आदि, अंत, आकाश, पाताल, यश, अपयश, सुख, दुख, सत्य, असत्य, निम्न, उच्च, उचित, अनुचित और जीवन, मरण। अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के आधार पर अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व की दृष्टि से रूपग्राम के दो भेद किए जा सकते हैं। अर्थदर्शी रूपग्राम जो अर्थ व्यक्त करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते। प्राचीन व्याकरण में इन्हें ही धातु कहा गया है। विचारों का सीधा संबंध इन्हीं से होता है। ये ही भाषा के मूलाधार होते हैं। व्याकरणिक या प्रायोगिक दृष्टि से ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण आदि। प्रत्येक भाषा में इस वर्ग के रूपग्रामों की संख्या कई हजार होती है, दूसरे प्रकार के रूपग्रामों से कहीं अधिक। संबंधदर्शी रूपग्राम, संबंधदर्शी रूपग्राम शब्दों को निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इनमें अर्थ का प्राधान्य नहीं है। इनका प्रमुख कार्य है संबंध दर्शन। संबंध शब्द इतना व्यापक एवं स्पष्ट है, ये रूपग्राम शब्दों को एक शब्द का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और भाव आदि की दृष्टि से अर्थदर्शी रूपग्राम में परिवर्तन भी लाते हैं। जैसे लड़क अर्थदर्शी रूपग्राम है, इसमें ई, आ, इयों, ए, ओ आदि संबंधदर्शी रूपग्राम में संबंध तत्वों को जोड़कर लड़की, लड़कियां, लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूपग्राम बना सकते हैं। प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के रूपग्रामों की संख्या प्रत्येक भाषा में कुछ सौ से अधिक नहीं होती। व्युत्पत्ति के आधार पर रूपग्राम को निम्न तीन प्रकारों में विभक्त किया गया है: यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। यौगिक का अर्थ जोड़ने से है, अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द, जैसे पाठ जमा शाला बराबर पाठशाला। रूढ़ वह शब्द जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे कल, पर आदि। योग रूढ़ शब्दों में उपयुक्त दोनों विशेषताओं का समावेश होता है तथा उन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे जलज, चक्रपाणी एवं चारपाई आदि। खंडीकरण के आधार पर रूपग्राम को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, खंड रूपग्रामों को तोड़कर अलग किया जा सकता है, जैसे लड़की, लड़कियों आदि। अखंड रूपग्रामों को तोड़कर दो टुकड़ों में खंडित नहीं किया जा सकता। बलाघात, सुर या सुरलहर आदि रूप में स्वीकृति रूपग्राम इसी श्रेणी के हैं। इनको खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, किसी को लिंग बदलकर पढ़ा जाए तो मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। यदि वचन बदलकर पढ़ा जाए तो वे सब पुस्तकें पढ़ रहे हैं।
विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, किंतु, अरे, हाँ आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक आदि। ये था हमारा आज का टॉपिक, और कल नए टॉपिक के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।